हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताऊते साइक्लोन, ताऊते तूफान जो आ रहा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ताऊते तूफान के बारे में, साथ ही साथ दोस्तों आज से जो टॉपिक है उसमें हम तूफान के बारे में, ताऊते तूफान के बारे में तो जानेंगे, चक्रवात के बारे में तो जानेंगे, साथ ही हम जानेंगे तो ये चक्रवात होती क्या है, ये आवश्यक दशाएं कौन सी है जिस वजह से ये चक्रवात बनते हैं, ये बनते हैं तो समाप्त कैसे होते हैं, किस तरह से ये चक्रवात है वो समाप्त होते हैं, वो कौन सी दशाएं हैं जिस वजह से ये चक्रवात समाप्त होते हैं। साथ ही हम जानेंगे विश्व में जो अनेक स्थान है वहां पर चक्रवातों को किन नामों से जाना जाता है। अनेक स्थानों पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से चक्रवातों को जाना जाता है, तो वो नाम भी हम जानेंगे। चक्रवात जैसे ताऊते का नाम है, तो ये चक्रवातों का जो नाम है वो किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से इन चक्रवातों का नाम है वो दिया जाता है, ये भी हम जानेंगे। और चक्रवातों से बचाव कैसे जाए, बचाव, चक्रवातों से बचाव का जो प्रोसेस है वो भी हम जानेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो ताऊते साइक्लोन है वो भारत में अरब सागर में, अरब सागर में बना है। कहां पर बना है? अरब सागर में। ये भारत का मैप है, ये है बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ बंगाल, और इधर है अरब सागर, अरब सागर, और ये है अपना भारत। तो इस भारत में, ये अरब सागर में ये चक्रवात बना है जो आपका नीचे मालदीव से होते हुए तट के साथ साथ आ रहा है और गुजरात के तट से इसे टकराने की संभावना है, और सबसे ज्यादा नुकसान है वो यही गुजरात वाले तट पर ये पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि और स्थानों पे नहीं होगा, इन राज्यों पर भी खतरा है और यहां पर भी नुकसान होगा। दोस्तों, यहां से ये चक्रवात बना है, यहां से ये चक्रवात बना है और इस तरह से होते हुए ये जा रहा है, इस तरह होते हुए ये जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ के जो राज्य है, यहाँ के जो राज्य है वो गंभीर संकट में है। यहाँ पर तेज हवाएं, वर्षा और आदि खतरे यहाँ पर मौजूद है। ताऊते जो नाम है, जो नाम ताऊते है वो दिया है म्यांमार ने, म्यांमार ने ये नाम दिया है, ताऊते नाम म्यांमार ने दिया है, और इसका मतलब होता है एक विशाल आवाज करने वाली, यानी तेज आवाज करने वाली छिपकली, तेज आवाज करने वाली छिपकली इसका नाम होता है। ताऊते म्यांमारी भाषा में है, वैसे इंग्लिश में या हिंदी में इसे बोले जाएगा तो वो होता है तेज आवाज करने वाली छिपकली। ये चक्रवात है, ये चक्रवात की जो स्पीड है वो है 170 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चक्रवात आगे बढ़ रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात ये तो तटवर्ती राज्य हैं जिन्हें ये प्रभावित करने जा रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात ये तटवर्ती राज्य हैं जिन्हें ये प्रभावित करेगा। साथ ही साथ ये जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य जो आंतरिक राज्य है उन्हें भी प्रभावित करेगा। वहां पर हल्की बरसात होना, हवाएं चलना ये महसूस होगा। यहाँ पर तो समुद्री तट है, यहाँ पे जो है यहाँ पर तो समुद्र टकराएगा, समुद्री लहरें हैं वो टकराएगी। गुजरात का जो कच्छ वाला तट है, गुजरात का कच्छ तट सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। गुजरात में जो कच्छ तट है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। चक्रवात
होते क्या है, चक्रवात है वो होते क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। चक्रवात है वो घूमती हुई वायु राशि का नाम है। एक घूमती हुई गोल गोल जो वायु राशि घूम रही है उसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अब इन्हें उत्पत्ति के आधार पर अगर बांटा जाए तो दो तरह से चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिन्हें बोलते हैं ट्रॉपिकल, यानी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी से 0 डिग्री से क्षेत्र, इन वाले क्षेत्रों में आसपास जो बनने वाले चक्रवात है उन्हें ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट चक्रवात, टेम्परेट या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आपके इन क्षेत्रों के ऊपर बनते हैं, ये दो तरह से चक्रवात होते हैं। एक तो आपके उष्ण क्षेत्रों में बनने वाले और शीतोष्ण क्षेत्रों में बनने वाले चक्रवात। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो एक तरह से वायु का तूफान होते हैं, तूफान की तरह ये आते हैं, तेजी से आते हैं और अनेक स्थानों पर ये बहुत ज्यादा वर्षा करते हैं। इनका जो क्षेत्र होता है, इनका जो क्षेत्र है वो होता है 50 से लेकर 1000 मील तक का इनका क्षेत्र होता है। और ये एक तरह से निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं, निम्न वायुदाब के क्षेत्र ये होते हैं, निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। अब आते हैं आपके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट चक्रवात। ये मध्य अक्षांशों या उच्च अक्षांशों पर ये मिलते हैं, मध्य अक्षांशों और उच्च अक्षांशों पर ये मिलते हैं और गर्म और ठंडी वायु से मिलने से ये चक्रवात बनते हैं, गर्म और ठंडी वायु से मिलने से ये चक्रवात बनते हैं और हिमपात और वर्षा होती है, हिमपात और वर्षा इनमें होती है। चक्रवात बनने के लिए आवश्यक दशाएं, आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं जो जिनकी वजह से चक्रवात है वो बनते हैं, इन्हें भी हम जानते हैं, इन्हें भी हम जानते हैं। तो दो परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात दो परिस्थितियों की वजह से सामान्य रूप से बनते हैं। उनमें पहला है कि आपका जो जल है उनका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। जो समुद्र की सतह है जहां से आपको ऊष्मा मिल रही है, जो पानी मिल रहा है, वहां पर जल की सतह का जो तापमान है वो 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 27 डिग्री से ज्यादा अगर तापमान नहीं होगा तो वहां पर चक्रवात नहीं बनेंगे। 27 डिग्री से ज्यादा समुद्री सतह का तापमान होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो कोरियोलिस बल है वो भी आपका है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कोरियोलिस बल है वो 0 हो, तो 0 होने पर आपके जो है चक्रवात नहीं बनेंगे, 0 से ज्यादा होना चाहिए। इसी वजह से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे हम बोलते हैं वहां पर चक्रवात नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि कोरियोलिस बल है वहां पर 0 होता है, 0 होने की वजह से चक्रवात नहीं बनते। इसे भी हम समझेंगे अभी। अब एक चीज ये है कि ध्रुवों पर कोरियोलिस बल सबसे ज्यादा होता है, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर भी वहां पर चक्रवात नहीं बनते क्योंकि वहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री नहीं होता है, ध्रुवों पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, इस वजह से वहां पर चक्रवात नहीं बनते। अब कोरियोलिस बल क्या होता है? जैसे ये पृथ्वी है यहां पर, अब इस पृथ्वी पर जैसे पृथ्वी घूम रही है गोल गोल, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, तो इसका जो वायुमंडल है, चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें जो गैसें हैं वो भी इसके साथ साथ उसी दिशा में घूमती है, उसी दिशा में इस पृथ्वी के साथ साथ घूमती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई चले, यहां से कोई वायु राशि चले, यहां से अगर कोई वायु राशि चलती है तो उसे सीधा यहां पर
आना चाहिए, सीधा उसे यहां पर आना चाहिए, इन वायु राशियों को सीधा आना चाहिए, सीधा आना चाहिए। परंतु पृथ्वी की गति तेज रहती है, पृथ्वी ज्यादा तेजी से घूमती है और ये वायु राशियां हैं वो पीछे रह जाती है, पीछे रह जाती, जो वायु राशि है वो पीछे रह जाती है, जिस कारण से ये सीधा ना मिलकर पृथ्वी से, ये सीधा ना मिलकर यहां सीधा ऐसे ना मिलकर ये थोड़ा मुड़ जाती है, घूम जाती है। तो इस स्थिति को, इस बल को क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल का प्रभाव इसे कहा जाता है। तो और ये भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल सबसे ज्यादा आपसे 0 होता है, जो पवन मुड़ जाती है वो कोरियोलिस बल का प्रभाव है। उत्तरी गोलार्ध में जो मुड़ती है ये पवने उत्तरी गोलार्ध में जब होती है, यानी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी से ऊपर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये 0 डिग्री है। तो उत्तरी गोलार्ध में, ये शायद कलर सही नहीं आया, ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये 0 डिग्री है। तो उत्तरी गोलार्ध में पवन घड़ी की जो सुई है एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी ये होती है, इसमें जो सुई है वो इस दिशा में ऐसे चलती है, तो इससे विपरीत दिशा में यानी ऐसे चलती है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है उत्तरी गोलार्ध में, और घड़ी की दिशा में चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में चलती है और उत्तरी गोलार्ध में है वो घड़ी से विपरीत दिशा में चलती है ये पवने। तो जैसे अब भारत में हम समझते हैं ये चक्रवात बनते वैसे हैं, हमने समझा, सारी चीजें इसमें हमने समझी। अब ये जो चक्रवात है वो भारत तक आते कैसे हैं, भारत में बनते कैसे हैं, ये हम समझते हैं। जैसे ये है, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ये 0 डिग्री वाली लाइन है। तो जैसे जैसे 23 मार्च के बाद जैसे जैसे सूरज कर्क रेखा की ओर ऊपर आता है ना, तो वैसे वैसे हिंद महासागर का जो तापमान है, हिंद महासागर का जो उत्तर वाला जो तापमान है, इस क्षेत्र का जो तापमान है, इस क्षेत्र में तापमान है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि सूरज जैसे जैसे ऊपर आ रहा है वैसे वैसे इन क्षेत्रों का तापमान, इस महासागर में तापमान बढ़ने लगता है और 27 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। तो इस कारण इन क्षेत्रों में हमेशा आपको गर्मियों के दिनों में चक्रवात देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूरज ऊपर आता है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है इन सागरों में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, और चक्रवात आते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी में कम चक्रवात ज्यादा आते हैं और अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं वो भारत की दिशा में कम आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यहां से जो चक्रवात आ रहा है वो इस दिशा में जाता है, इसलिए अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं वो मोस्टली आपके पश्चिमी एशिया वाले जो देश है, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, यमन, इन देशों से टकराते हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वो भारत में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन राज्यों से टकराते हैं। जो पवनों की दिशा होती है वो इस तरह से होती है। ये चक्रवात भी, ये वाला चक्रवात जो ताउते चक्रवात है वो भी आप देखोगे तट के सहारे चल रहा है, तट के सहारे वो भी चल रहा है। नेक्स्ट है अब चक्रवात की मृत्यु, चक्रवात खत्म कैसे होता है, उसकी मृत्यु कैसे होती है, वो नष्ट कैसे होता है। चक्रवात है जब तक चलता रहेगा, चक्रवात या कोई भी चीज जब तक उसे ईंधन या ऊर्जा मिलती रहती है, जब तक उसे ईंधन या ऊर्जा मिलती रहती है तब तक वो चक्रवात या
कुछ भी मशीन या इंसान, जब तक हमें खाना मिलता रहेगा हम चलते रहेंगे, खाना नहीं मिलेगा 1 दिन 2 दिन फिर बैठ जाएंगे। वैसे ही मशीन है, गाड़ी है, उसे पेट्रोल देते रहो वो चलता रहेगा। वैसे ही चक्रवात है, जब तक उसे ऊष्मा मिलती रहेगी, ईंधन मिलता रहेगा, तब तक वो चलता रहेगा। अब ईंधन उसे कहां पे मिलना चाहिए? उसके सेंटर में, जो उसका केंद्र है, चक्रवात का केंद्र है, वहां पर उसे ऊष्मा मिलती रहती है, तब तक वह चलता रहता है। जो चक्रवात का जो केंद्र होता है उसे चक्रवात की आंख कहा जाता है, आंख, आई। अब उसे ऊष्मा कहां से मिलती है? किन चीजों से मिलती है? तो मेन जो ऊष्मा है वो है संघननशील गुप्त ऊष्मा। संघननशील गुप्त ऊष्मा ये होती है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। संघननशील गुप्त ऊष्मा उसे मिलती रहती है, और जब ये मिलना बंद हो जाती है तब चक्रवात समाप्त हो जाता है, चक्रवात बंद हो जाता है। तो दो परिस्थितियां हैं जब ये मिलना बंद हो जाती है, दो परिस्थितियां हैं जब ये मिलना बंद हो जाती है। पहली परिस्थिति है कि जो 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, यानी गर्म सतह, गर्म समुद्री सतह से चलता चलता चक्रवात है वो ठंडे क्षेत्रों में पहुंच जाए। जब ठंडे क्षेत्रों में चक्रवात पहुंच जाएगा, जब ठंडे क्षेत्रों में चक्रवात है वो पहुंच जाएगा, तो वहां पर वो समाप्त हो जाएगा, उसे ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही थोड़े से वो गर्म में जाएगा तो वो वापस चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। तो ठंडे क्षेत्रों में चक्रवात बंद हो जाएगा, और अगर वो गर्म समुद्री सतह पर चलता रहा तो वह आगे बढ़ता रहेगा, उसे संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है वो प्राप्त होती रहेगी। अब दूसरा ये है कि अगर समुद्री सतह ही ना मिले, उसे पानी ही ना मिले, संघनन की जो ऊष्मा है वो ही ना मिले, तो जब चक्रवात चलते चलते तट से बाद में स्थलीय भागों में पहुंच जाता है, जैसे ये चक्रवात है वो तट पे आया, महाराष्ट्र गुजरात वाले तट पर, फिर आगे राजस्थान तक, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा, इसे ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगी। तो इस वजह से दो कारण है, एक तो गर्म समुद्री क्षेत्रों से ठंडे समुद्री क्षेत्रों में चला जाए तभी ये बंद हो जाएगा, चक्रवात समाप्त हो जाएगा, या फिर वो स्थलीय क्षेत्रों में चला जाए तभी भी उसे वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसे ऊष्मा नहीं मिलेगी। और ऊष्मा मिलती है, चक्रवात को ऊष्मा मिलती है तो वो एक ही चीज से मिलती है, 27 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा हो, समुद्री सतह का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, जो जल की सतह है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में ही उसे ऊष्मा मिलती है। अब आइए समझते हैं ऊष्मा क्या होती है और उसे कहां से मिलती है। चक्रवातों के ऊर्जा के स्रोत, चक्रवातों में संघननशील गुप्त ऊष्मा है वो मेन ऊष्मा होती है, उसे अब जो ऊष्मा है संघननशील ऊष्मा है, लेकिन ये मेन है। दो स्रोत है, एक है वाष्पशील गुप्त ऊष्मा, वाष्पशील गुप्त ऊष्मा, और एक है संघननशील गुप्त ऊष्मा। सबने 10th क्लास पढ़ी है, 10th क्लास में दो टॉपिक थे, नाभिक साइंस में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दो टॉपिक सबने पढ़े हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ये पढ़ाऊंगा नहीं, साइंस वाले आर्ट्स वाले डरे नहीं, पढ़ना नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज समझनी है। इनमें हमने देखा था जब दो परमाणु जुड़ते हैं तो भी ऊष्मा मिलती है, और दो परमाणु टूटते हैं, दो अलग अलग होते हैं तो भी उनसे ऊष्मा मिलती है, यानी जुड़ना या टूटना। परमाणु किसी भी स्टेट में चेंज हो, किसी भी अवस्था में चेंज हो, हमें ऊष्मा की प्राप्ति है वो होगी। तो ये दो अवस्थाएं हैं, नाभिकीय संलयन और विखंडन। ये भी हमने देखा था कि पृथ्वी पर हम जो परमाणु रिएक्टर में बनाते हैं वो होता है विखंडन। कौन सा होता है? विखंडन, जिससे कम ऊर्जा प्राप्त होती है
और जब भी संलयन जो सूर्य पर चल रहा है वो संलयन और उससे ज्यादा ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, विसंडन से ज्यादा ऊष्मा संलयन से प्राप्त होती है। तो वैसा ही है नाभिक वाष्पन से गुप्त ऊष्मा और संघनन से गुप्त ऊष्मा। जब 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वाला पानी है, जो जल है, वो जब वाष्प में चेंज होता है, वाष्प में चेंज होता है और ऊपर उठता है, तो वाष्प में, जल वाष्प में चेंज होने पर जब वो एक दूसरे से दूर हटते हैं तो भी उन्हें ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं वाष्पन से ऊष्मा। और जब वो जब जलवाष्प आपस में मिलेगी और जलती बूंदों के रूप में वर्षा होती है, जल के रूप में वर्षा होती है, बूंदों के रूप में वर्षा होती है, तो उसे बोलते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा, उसे बोलते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। यानी जब मिलेंगे दो जल से जलवाष्प और बूंदे बनेंगी तो ज्यादा ऊष्मा हमें प्राप्त होगी। तो यही दो चीजें हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और संघनन की गुप्त ऊष्मा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं चक्रवातों से। चक्रवातों में है वो सर्वाधिक वर्षा होती है, वो चक्रवात की आंख है उसकी दीवार के पास में होती है, दीवार के सहारे होती है। अब देखो दोस्तों, इसमें ये होता है चक्रवात है उसका सेंटर होता है, ये चक्रवात है और ये इसका सेंटर है। यहां पे लो प्रेशर होता है, यहां पे लो प्रेशर होता है और बाकी चारों तरफ हाई प्रेशर होता है। इस वजह से इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं आती है, हवाएं लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर की तरफ से आती है। जब ये हवाएं आती है तो इन सभी हवाओं में सभी दिशाओं से एक होड़ लगी रहती है, एक होड़ लगी रहती है कि हमें सेंटर तक पहुंचना है, हमें केंद्र तक पहुंचना है, उस लो प्रेशर तक पहुंचना है। तो इस चक्कर में ये हवाएं हैं वो सीधी ना जाकर मुड़ जाती है, सीधी ना जाकर अपने मार्ग से मुड़ जाती है, इसलिए चक्रवात घूमने लगता है ना। और मुड़ने के बाद, तिरछा होने के बाद भी ये हवाएं सेंटर तक नहीं पहुंच पाती, सेंटर तक नहीं पहुंच पाती और यहीं पर अपना यहीं तक पहुंच पाती है। तो इस जो ये बाहरी एरिया है, जो केंद्र से बाहरी जहां तक हवाएं पहुंचती है, इसे बोलते हैं और यहां पर पहुंचने के बाद, इस दीवार पर पहुंचने के बाद ये हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठने लग जाती है। इस दीवार तक पहुंचने के बाद जो हवाएं यहां पर पहुंची, यहां पर पहुंचने के बाद ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठती है, संघनन होता है, आपस में जो जलवाष्प है वो मिलते हैं, बादल बनते हैं। बादल कौन से बनते हैं? यहां पर कपासी बादल बनेंगे, कपासी बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, वर्षा होगी। और हम जानते हैं कि यहां पर वर्षा होती है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि कपासी बादल बनते हैं। तो आपने जाना कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दीवार के सहारे होगी। जो आई है, चक्रवात की आई है, उसकी जो दीवार है उसके पास में सबसे ज्यादा वर्षा होगी। अब ये जो आंख है, ये लो प्रेशर वाला क्षेत्र है, यहां पर हवाएं नहीं पहुंचती, यहां पर हवाएं नहीं पहुंचती। इस वजह से इस क्षेत्र में शांत माहौल रहता है। यानी अगर आप चक्रवात के अंदर खड़े हो, सेंटर में, तो आपको लगेगा शांत माहौल है, हवाएं भी बिल्कुल नहीं चलती, पेड़ वगैरह कुछ नहीं हिलता, आप एकदम सुरक्षित हो। सबसे चक्रवात आने पर सबसे ज्यादा सुरक्षित जो जगह है वो है चक्रवात की आंख, उसमें जाकर खड़े हो जाओ। उस क्षेत्र में कुछ भी हलचल नहीं होती। लेकिन जैसे ही चक्रवात आगे बढ़ेगा आप उस दीवार के संपर्क में आ जाओगे, चक्रवात स्थिर थोड़ी रहेगा, तो वो भी एक परेशानी का विषय बन सकता है कि आप
सेंटर से सीधा ही दीवार के पास पहुंच जाओगे। तो चक्रवात की जो आंख है वहां पर मौसम शांत रहता है। चक्रवात की जो आंख है उस पर सबसे कम वायुदाब रहता है और वो 920 मिलीबार सबसे कम वायुदाब वहां पर रहता है। और यही सारी चीजें हैं जो अभी अपन ने पढ़ी है। ये देखो दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें जैसे ये चक्रवात का जो डायग्राम है, ये चित्र है वो अंतरिक्ष से सैटेलाइट द्वारा लिया गया है। ये चक्रवात का सेंटर है, लो प्रेशर क्षेत्र है। यहां पर आपको दिख रहा होगा एक गहरा गड्ढा है। यहां तक ये चारों तरफ आपको हवाएं घूमते हुए आते हुए दिखाई दे रही होगी। तो ये है जो दीवार से सहारे दीवार है और बीच में है चक्रवात का सेंटर। तो ऊपर से देखने पर चक्रवात है वो ऐसे दिखाई देते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इन चक्रवातों का नामकरण कैसे हुआ, इन चक्रवातों का नाम कैसे दिया जाता है? हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है, उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र है, उसमें आने वाले जो चक्रवात है वो मेनली दो जगह से आते हैं, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से। उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो चक्रवात है वो दो जगह से आते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। और इन चक्रवातों के नाम देने के लिए जो सबसे पहले जो पहल करी थी वो भारत ने की थी। भारत की पहल पर 2004 में इन चक्रवातों के नामकरण की प्रणाली डेवलप हुई। चक्रवातों के नामकरण की प्रणाली है वो डेवलप हुई। इसमें 8 देश शुरुआत में 2004 में शामिल हुए, जिनमें 8 देश शुरुआत में इसमें शामिल हुए, जिनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, भूटान, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका और थाईलैंड थे। कौन कौन से देश थे? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। इन 8 देशों ने मिलकर शुरुआत में 2004 में चक्रवातों को नाम देने की योजना बनाई। फिर 2018 में 5 देश इसमें और सदस्य बने। 2018 में 5 देश और सदस्य बने, जिनमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन भी शामिल है। इन 13 देशों द्वारा 13 नाम दिए गए। 13 देशों द्वारा 13 नाम दिए गए और टोटल नाम कितने हो गए? 169 नाम इस सूची, जो सूची बनाई नाम देने की, वो उसमें शामिल हो गए। अब आप बोलोगे सूची बना ली, पर नाम देते कैसे हैं? नाम देते हैं अल्फाबेटिक क्रम में। यानी ए है तो ए पहले, बी पहले, सी। अब आप बोलोगे अल्फाबेटिक, यानी जो 13 देशों ने नाम दिए हैं उनको अल्फाबेटिक क्रम में जचाना है? ना, उन्हें अल्फाबेटिक क्रम में नहीं जचाना है। जो 13 देश है उनका अल्फाबेटिक क्रम, जैसे पहले बांग्लादेश, फिर आ गया भारत, फिर आ जाएगा म्यांमार, जैसे अगर अब माने तो ये 3 है। 13 ना लेकर हम 3 देते हैं। और इन तीनों ने, एक ने नाम दिया सी, फिर इसने ए, बे और से नाम दिया, बी ने, यानी बांग्लादेश ने। सही। फिर भारत ने नाम दिया छ, झ, और म्यांमार ने नाम दिया ये, रे और ले। तो ऐसे नाम इन्होंने दे दिए। तो सबसे पहले अगर चक्रवात आया तो बी सबसे, यानी बांग्लादेश सबसे ऊपर है,
बांग्लादेश सबसे ऊपर है तो उसका नाम आ जाएगा ए, है ना। फिर दूसरा चक्रवात आया तो भारत में चक्रवात में पहला नाम दिया चे, तो चे आ जाएगा, सही। फिर तीसरा म्यांमार, तो एम में इसने नाम दिया ये, तो ये नाम आ जाएगा। फिर चौथा चक्रवात आया, तब वापस से 20वां नंबर आएगा और उसने जो दूसरा नाम दिया था बे, उस नाम पर आएगा। तो ये इस तरह से ये प्रणाली, फिर पांचवें चक्रवात में 6 और छठे चक्रवात में रे, तो इस तरह से ये प्रणाली कार्य करती है। अल्फाबेटिक क्रम, देशों का अल्फाबेटिक क्रम, सबको एक एक नाम मिलेंगे और फिर बाद में चेंज दोबारा से, फिर 13 नाम, फिर से 13 नाम रिपीट हो जाते हैं। अब इसमें ये है कोई जो ही उन्हीं चक्रवातों को नाम मिलेगा जो 34 नॉटिकल मील प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा होंगे, उन्हीं चक्रवातों को नाम मिलेगा, उन्हीं चक्रवातों को नाम मिलेगा जो 34 नॉटिकल मील प्रति घंटे से ज्यादा होंगे। इससे कम स्पीड है तो उन्हें नाम नहीं मिलेगा। ताऊ-ते जो नाम है वो लिस्ट का 5वां नाम है, 5वां नाम है ताऊ-ते। भारतीय मौसम विभाग IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा मौसम से संबंधित चेतावनियों के लिए रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट, ये 4 अलर्ट दिए जाते हैं। रेड अलर्ट यानी स्पीड है उनकी वो बहुत ज्यादा होगी, 130 किलोमीटर प्रति घंटे से भी स्पीड ज्यादा है और आपको है जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करनी है क्योंकि चक्रवात है वो बहुत तेजी से आ रहा है, उसमें अलर्ट दिया जाता है और चेतावनियां और सारी चीजें इसमें कही जाती हैं, गाइडलाइन वगैरह सब होता है। फिर आता है ऑरेंज अलर्ट, इसमें 15 से 33 किलोमीटर या 35 से 75 किलोमीटर इसमें स्पीड होती है, 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। और इसमें जो वर्षा होती है वो 15 से 33 मिलीमीटर होती है, 15 से 33 मिलीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। फिर आता है येलो अलर्ट, येलो अलर्ट में विभाग द्वारा येलो अलर्ट का प्रयोग सामान्य लोगों को सचेत करने के लिए ही दिया जाता है। इस क्षेत्र में ज्यादा बड़ी आपदा नहीं आती येलो अलर्ट में। ग्रीन अलर्ट में तो कुछ होता ही नहीं, मौसम विभाग द्वारा ग्रीन अलर्ट सामान्यतः तब जारी किया जाता है तो आपदा का कोई भी खतरा नहीं होता है, चक्रवात आया है पर वो आपदा में कन्वर्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं जैसे चक्रवात साइक्लोन कहा जाता है भारतीय क्षेत्र में, हिंद महासागरीय क्षेत्र में इन्हें, तो वैसे ही विश्व के अन्य देशों में इन्हें क्या कहा जाता है, तो हिंद महासागर में चक्रवात कहा जाता है पश्चिमी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में हरिकेन कहा जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में इसे टाइफून कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है। ये देखो ये मैप है पूरा, यहां पर इन्हें चक्रवात कहा जाता है, यहां पर इन्हें चक्रवात कहा जाता है। इस क्षेत्रों में इन्हें हरिकेन कहा जाता है। इन क्षेत्रों इन क्षेत्रों में इसे टाइफून कहा जाता है। इन क्षेत्रों में इन्हें टाइफून यानी जापान वाला दक्षिणी चीन सागर वाला जो क्षेत्र है उसमें इन्हें टाइफून कहा जाता है। कलर दूसरा लेना पड़ेगा। इंडिया वाले क्षेत्रों में इंडिया वाले क्षेत्रों में इन्हें कहा जाता है चक्रवात। यहां पर इन्हें साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, चीन, यहां पर इन्हें कहा जाता है टाइफून।
इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसे कहा जाता है हरिकेन, और यहां ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्रों में कहा जाता है इन्हें विली विली। तो इस तरह से इन्हें नाम दिया जाता है। पश्चिमी अटलांटिक और पूर्वी अटलांटिक हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया विली विली कहा जाता है। ये आप मैप में भी नोट कर सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली। फिर आता है चक्रवाती तूफान से बचाव के उपाय। सबसे बड़ा उपाय है यही है कि आप सुरक्षित रहो, सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। आपदा से, जो प्राकृतिक आपदा है उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी फटना, तो आप सुरक्षित स्थानों पर चल जाओ, बचने से तैयारी करो, पहले से ही सचेत रहो। चक्रवाती तूफान आने की पर नुकसान की बहुत अधिक जो संभावना है वो होती है। अगर पहले से ही आगाह कर दिया जाता है तो समुद्री तटों को पर रहने वाले लोगों को वहां से हटा दिया जाना चाहिए, वहां से हटा दिया जाना चाहिए। अगर नदी वाला क्षेत्र है समुद्र में, जैसे ये तट है, यहां पे कोई नदी है जो समुद्र में मिल रही है, चक्रवात आया और इस नदी वाले क्षेत्र में चला गया तो उसे पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, गर्म पानी मिल गया तो वो चक्रवात ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, नदी वाले क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहां नदी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी वहां से हटा देना चाहिए। साथ ही प्रशासन को आपातकालीन खाद्य आपूर्ति, बिजली विभाग को सारी तैयारियां पहले से कर लेनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग भी तैयार रहना चाहिए, और प्राकृतिक आपदाओं को पहले से तैयारी करके उससे जो प्रभाव होना है उसे बचाया जा सकता है, उससे बचाया जा सकता है। तो यही था दोस्तों। आई होप आपको ताउते चक्रवात, उसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात और आपके जो नेट जेआरएफ एग्जाम ज्योग्राफी और पेपर 1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।